सुनना मेरी बात अब ध्यान से। लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो जब हम पढ़ रहे थे तो मैं क्या पढ़ा रहा था? मैं आपको कुछ ऐसे अमाउंट ही पढ़ा रहा था जिन्हें डिपॉजिट माना नहीं जाएगा, पढ़ा रहा था। मैंने बहुत सारे ऐसे अमाउंट्स पढ़ा दिए हैं जिन्हें डिपॉजिट माना नहीं जाता है। अब पहले तो हमें आज वो अमाउंट्स खत्म करने हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, आज हमें पहले तो वो अमाउंट्स खत्म करने हैं। कौन से अमाउंट्स? ऐसे अमाउंट जिन्हें डिपॉजिट माना नहीं जाता। तो पहले तो वो पढ़ लेते हैं, फिर देखेंगे आगे क्या करना है। तो देखो बच्चों, मेरी बात सुनना ध्यान से। अब हम आगे पढ़ेंगे कौन से ऐसे अमाउंट्स हैं जिन्हें डिपॉजिट नहीं माना जाता। उसी के अंदर हमने मेरे हिसाब से कल 16 पॉइंट तक डिस्कस कर लिया था। कोई डाउट है किसी पॉइंट में किसी बच्चे को? आओ 17 पॉइंट पढ़ेंगे, अमाउंट ब्रॉट बाय द प्रमोटर्स। 17 पॉइंट बच्चों पढ़ेंगे, अमाउंट ब्रॉट बाय द प्रमोटर्स। अब ये क्या पॉइंट है, अमाउंट ब्रॉट बाय द प्रमोटर्स? मैं फिर बोल रहा हूं, ये क्या पॉइंट है, अमाउंट ब्रॉट बाय द प्रमोटर्स। बेटा देखो, ऐसा होता है, कई बार कंपनी बैंक से लोन मांगने जाती है। किससे? बैंक से लोन मांगने जाती है। अब कंपनी कई बैंक से लोन मांगने, तो कंपनी को बैंक बोलता है, यार तुम्हारे यहां पे तो ओनर्स का ही पैसा इतना कम इन्वेस्टेड है, तुम्हारे यहां पे तो ओनर्स का ही पैसा इतना कम इन्वेस्टेड है, हम तो तुम्हें लोन नहीं देंगे। तो बैंक इस बार इस तरह की कुछ कंडीशन लगा देता है कि एक काम करो, 10 लाख का तुम लोन दो कंपनी को, 10 लाख का तुम लोन दो कंपनी को, तो 20 लाख का हम दे। तो कई बार बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कंडीशन लगाने की वजह से प्रमोटर्स को खुद भी कंपनी को लोन देना पड़ता है। तो किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कंडीशन लगाने की वजह से जब खुद प्रमोटर कंपनी को लोन दे रहे हैं तो उस लोन को लॉ बोला डिपॉजिट माना नहीं जाएगा। देखो समझो, प्रमोटर जब लोन दे रहा है तो अपनी खुशी से नहीं दे रहा। प्रमोटर जब लोन दे रहा है तो अपनी खुशी से नहीं दे रहा। अब कंपनी तो क्या लोन मांगने किससे गई? बैंक के पास गई। कंपनी तो लोन मांगने किसके पास गई? बैंक के पास गई। तो बैंक ने बोल दिया, बोले नहीं हम तो तेरी कंपनी को लोन नहीं देंगे। तो कंपनी तो लोन मांगने बैंक के पास गई, बैंक ने हाथ खड़े कर दिए, बोले पहले तुम भी लोन लाओ। तो पहले प्रमोटर ने लोन दिया तो बैंक ने लोन दिया। तो इस वजह से प्रमोटर को अगर कंपनी को लोन देना पड़ रहा है तो लॉ बोला हम ऐसे लोन को क्या नहीं मानेंगे? बोले ऐसे लोन को हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। बोलो आया क्या? तो देखो क्या लिखा हुआ है, अमाउंट ब्रॉट बाय द प्रमोटर्स, एनी अमाउंट ब्रॉट इन मतलब लेकर आए। कौन लेकर आए? बाय द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। किस फॉर्म में लेके आए? बाय वे ऑफ अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड होना चाहिए वो। क्यों लेकर आए? क्योंकि लोन लाने की स्टिप्यूलेशन का मतलब होता है कंडीशन। कंडीशन लगा दी थी। किसने लगा दी थी? इन परसुएंस ऑफ द स्टिप्यूलेशन ऑफ एनी लेंडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अ बैंक। बेसिकली हुआ यह कि कंपनी लोन मांगने किससे गई थी? कंपनी लोन मांगने गई थी लेंडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से। तो उसने स्टिप्यूलेशन लगा दी कि अगर प्रमोटर अनसिक्योर्ड लोन देगा तो हम देंगे। तो इस वजह से अगर प्रमोटर लोन लाया तो लॉ बोला ऐसे लोन को डिपॉजिट माना नहीं जाएगा। बोलिए आया क्या? 18 और 19 पॉइंट रखना है, हमारे सिलेबस में नहीं है। निधि कंपनी ने अगर कोई अमाउंट लिया है तो उसे डिपॉजिट नहीं मानेंगे, और चिटफंड कंपनी ने अगर कोई अमाउंट लिया है तो डिपॉजिट नहीं मानेंगे। चिटफंड और निधि कंपनी दोनों हम सीए फाइनेंस में डिस्कस करेंगे, तो हमें नहीं लेना देना कि चिटफंड कंपनी कौन है, निधि कंपनी कौन है। सिंपल याद रखो, चिटफंड कंपनी ने कोई पैसा लिया, चिटफंड कंपनी ने कोई पैसा लिया तो वो डिपॉजिट नहीं है, और निधि कंपनी ने अगर कोई पैसा लिया तो वो भी डिपॉजिट नहीं है। चिटफंड कंपनी ने लिया तो डिपॉजिट नहीं है, निधि कंपनी ने लिया तो भी डिपॉजिट नहीं है। बोलिए आया क्या? अरे बोलो आया क्या? आज से जेल लगा के बाद सेट करके आया ना, सारे वाले एक ही डायरेक्शन में आ जाओ। तो एनी अमाउंट एक्सेप्टेड बाय निधि कंपनी, बता क्या करके आया तो वालों के साथ कोम लेके आया। तो एनी अमाउंट एक्सेप्टेड बाय निधि कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स मेड अंडर सेक्शन 406 ऑफ द एक्ट, एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय सब्सक्रिप्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चिट अंडर द चिट फंड एक्ट 1982। ये दो पॉइंट ऐसे हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे। यहां तक क्लियर है क्या बेटा? यहां तक क्लियर है? अच्छा, आपने टीवी पे ऐड देखा है म्यूचुअल फंड? सही है,
म्यूचुअल फंड सही है। आजकल महेंद्र सिंह धोनी आता है, सभी आते हैं वैसे उस साइड में। आप कहां खो गए थे? बुक लेते लेते खो गए, और आप साथ में खो गए थे। चलो नहीं, पर आप करने क्या कहते हैं आप तो बताओ। तो दोनों मिलके गए तभी उसने फोटोकॉपी की। बोले सर थोड़ा रुबाब दिखाना पड़ा है, आपको तो माइनर समझ के फोटोकॉपी नहीं करा हुआ है। चलो, या इसको पकड़ के रखे थे एक्टिवा पे के हवा में उड़ना क्या, मतलब था क्या ऐसा दोनों साथ में गए। आजकल जीपीएस थोड़ी चलता है। चलो खैर कोई ना, आजकल नहीं चलता होगा, ऐसे ही है। आपके गांव से थोड़ी आए हो, मतलब आजकल तो गांव में भी जीपीएस होता है। खैर हाँ, सो अपन बात कर रहे थे म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड का एक और नाम होता है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। क्या नाम होता है? सर म्यूचुअल फंड क्या करता है? पब्लिक को यूनिट्स इशू करता है, यूनिट्स इशू करके पब्लिक से पैसा लेता है, वो पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, पता है। तो लॉ बोला अगर म्यूचुअल फंड स्कीम थी यानी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम थी। लॉ बोला अगर म्यूचुअल फंड स्कीम थी यानी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम थी, और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में आपने पब्लिक को क्या इशू किए? यूनिट्स, और पब्लिक से क्या ले लिया? पैसा। तो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में जो आपने पब्लिक से पैसा लिया है, बोले उसे डिपॉजिट माना नहीं जाएगा। कहां पे लिया है बताओ? कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में अगर हमने पब्लिक से कोई पैसा लिया है तो उसे डिपॉजिट माना नहीं जाएगा। बताइए आया क्या? तो देखो क्या लिखा हुआ है 20th पॉइंट, एनी अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी अंडर एनी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम इन कंप्लायंस विद द रेगुलेशंस फ्रेम बाय सेबी। मतलब ये हो गया कि अगर मैं सेबी के रेगुलेशन से क्या कर लूं? कंप्लाई कर लूं, और फिर अगर मैं कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में कोई पैसा ले लूं तो उस पैसे को डिपॉजिट माना नहीं जाएगा। और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम बोलते किसको है? म्यूचुअल फंड्स को। बताइए बच्चों, आ गया ये पॉइंट? समझ में नहीं आ गया? अरे बोलो आया क्या? ये पॉइंट सबको समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है अमाउंट रिसीव बाय स्टार्टअप कंपनी। एक पॉइंट तो ये है, और दूसरा होता है अमाउंट रिसीव फ्रॉम ऑल्टरनेट इन्वेस्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। ये वाला जो पॉइंट है ना बेटा, ये पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अमाउंट रिसीव बाय स्टार्टअप कंपनी। क्या टॉपिक है बेटा? अमाउंट रिसीव बाय स्टार्टअप कंपनी। देखो मैं आपको बताता हूं सॉरी, मैं आपको बताता हूं कॉन्सेप्ट क्या है। सर स्टार्टअप कंपनी को बोला गया, स्टार्टअप कंपनी को बोला गया कि आप कन्वर्टेबल नोट इशू करो। क्या इशू करो? कन्वर्टेबल नोट इशू करके लोगों से अमाउंट लो, 25 लाख रुपए या उससे ज्यादा। कन्वर्टेबल नोट इशू करके पैसा लो 25 लाख या उससे ज्यादा का, और पैसा सिंगल ट्रांच में लेना है। ट्रांच माने या इस पूरे का मतलब हो गया सिंगल ट्रांजैक्शन में लेना है। मतलब जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने मान लो पहले श्रेया को कन्वर्टेबल नोट इशू किए 10 लाख के, फिर 10 लाख लिए, फिर 5 लाख के कन्वर्टेबल नोट और इशू किए, फिर 5 लाख लिए, फिर 10 लाख के और कन्वर्टेबल नोट इशू किए और 10 लाख लिए, और ऐसे करके 3 बार में 25 लाख लिए। नहीं, एक सिंगल ट्रांजैक्शन में अगर स्टार्टअप कंपनी क्या इशू करके? कन्वर्टेबल नोट इशू करके 25 लाख रुपए या उससे ज्यादा ले रही है तो उसे नहीं माना जाएगा डिपॉजिट। कंडीशन ये है कि जो आपने कन्वर्टेबल नोट से पैसा लिया है, ये कन्वर्टेबल नोट या तो कंपनी के इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाए, या फिर रिडीम हो जाए, रीपेबल हो जाए। चाहे कन्वर्ट हो चाहे रिडीम हो, कितने साल में हो? डेट ऑफ इशू से 10 साल में, विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 10 years फ्रॉम डेट ऑफ इशू। पॉइंट क्या है ये समझो। एक स्टार्टअप कंपनी होनी चाहिए। स्टार्टअप कंपनी क्या इशू कर रही है? कन्वर्टेबल नोट। कन्वर्टेबल नोट इशू करके कितना अमाउंट ले रही है? 25 लाख या उससे ज्यादा का, और एक सिंगल ट्रांच में ले रही है। तो ये जो अमाउंट आपने लिया है इसे क्या नहीं माना जाएगा? डिपॉजिट। और नीचे स्टार्टअप कंपनी डिफाइंड है, वो मैं नहीं डिफाइन कराऊंगा, ऑलरेडी मैं स्टार्टअप कंपनी डिफाइन करा चुका हूं। अच्छा, अगर स्टार्टअप कंपनी का मीनिंग याद करें तो क्या है बेटा? एक डिपार्टमेंट ऑफ
इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का पार्ट है। एक डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन होता है जो किसका पार्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का पार्ट है। तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का पार्ट है, अगर इसने किसी कंपनी को नोटिफाई कर दिया कि भैया ये स्टार्टअप कंपनी है तो वो स्टार्टअप कंपनी होगी। बाकी स्टार्टअप कंपनी का मीनिंग क्या है? कोई भी कंपनी जो एक न्यू बिजनेस आइडिया से स्टार्ट होती है, कोई भी कंपनी जो एक न्यू बिजनेस आइडिया से स्टार्ट होती है, और वो कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो आप स्टार्ट न्यू बिजनेस आइडिया से करते हैं पर उसमें हाई रिस्क होता है, हाई इन्वेस्टमेंट होता है और अच्छा रिटर्न होता है, ऐसी कंपनी को हम स्टार्टअप कंपनी बोलते हैं। याद आया? और लास्ट पॉइंट है, बड़ा इजी सा है सर, इनका मीनिंग मत पूछना, कोई हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ याद रखना कंपनी ने पैसा लिया है। क्या लिया है? या तो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड से लिया है, मान लो ये एक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है, मैंने इससे पैसा ले लिया, या मैंने पैसा लिया डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल फंड से, मान लो हर्ष से, या मैंने पैसा लिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से, या मैंने पैसा लिया किसी म्यूचुअल फंड से। और जिनसे भी लिया ये सारे के सारे रजिस्टर्ड थे किसके पास? सेबी के पास। तो आपको तो 4 नाम याद रखने हैं। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड से पैसा लिया, डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल फंड से पैसा लिया, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड से पैसा लिया, या मैंने म्यूचुअल फंड से पैसा लिया। और किसी से भी लिया हो, ये सारे के सारे सेबी के पास रजिस्टर्ड थे, तो जो भी अमाउंट लिया होगा उसे डिपॉजिट माना नहीं जाएगा। तो ये 22 ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जिन्हें डिपॉजिट माना नहीं जाता। इन 22 ट्रांजैक्शंस को छोड़कर, इन 22 को छोड़कर कभी भी कंपनी ने किसी से भी लोन लिया तो उस लोन को क्या मान लिया जाएगा? डिपॉजिट मान लिया जाएगा। एज सिंपल एज दैट। समझ गए? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फॉरेन कंपनी से लिया, बैंक से लिया, पीएफआई से लिया, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी से लिया, सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम एम्प्लॉय लिया, सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर लिया, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लिया, कन्वर्टेबल डिवेंचर से लिया, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर से लिया, सिक्योर्ड डिवेंचर से लिया, ये सारे अमाउंट छोड़ दो बस। इसके अलावा कोई भी लोन अगर कंपनी ने लिया है तो वो डिपॉजिट है। टू बी वेरी प्रिसाइज, एकदम सिंपल अगर बोले तो डिपॉजिट या तो लिए जाते हैं पब्लिक से, इनमें 22 के 22 पॉइंट में कहीं भी पब्लिक नहीं है। डिपॉजिट या तो लिए जाते हैं पब्लिक से, या डिपॉजिट लिए जाते हैं अपने ही मेंबर से, अपने ही। तो बेसिकली आप अपने मेंबर्स या पब्लिक से अगर कोई लोन ले रहे हो तो उस लोन को बेसिक टर्म्स में क्या बोला जा रहा है? डिपॉजिट बोला जा रहा है। बोलिए आया कि नहीं आया? सर ये तो जाके डिपॉजिट की खत्म हुई है डेफिनेशन। ये हमने पूरी डिपॉजिट की क्या पढ़ी? फ्रॉम बिगनिंग टिल एंड डेफिनेशन पढ़ी है कि डिपॉजिट में क्या आएगा या क्या नहीं आएगा। हमने सिर्फ ये पढ़ा है अभी। अब आएंगे डिपॉजिट के लीगल प्रोविजन। डिपॉजिट के क्या आएंगे? तो सर सबसे पहले हम सेक्शन 73 पढ़ रहे हैं, और 73 में भी सबसेक्शन 2 से पढ़ रहे हैं। 73 का सबसेक्शन 1 नहीं पढ़ रहे अभी, वो मैंने आगे दे रखा है। सर सबसे पहले मान लो कंपनी डिपॉजिट लेना चाहती है और अपने मेंबर से लेना चाहती है। किससे? पब्लिक से नहीं, मेंबर से। तो मेंबर से आप डिपॉजिट ले सकते हो, अलाउड है, लेकिन कुछ लीगल प्रोविजन है वो कंप्लाई करने पड़ेंगे। तो मेंबर से डिपॉजिट लेने के लिए, मेंबर से डिपॉजिट लेने के लिए एक कंपनी को क्या लीगल प्रोविजंस कंप्लाई करने पड़ेंगे वो हमको पढ़ने। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? बेटा इसका हाथ वाथ पकड़ लो, खुद ना गिर जाए, ये अभी चोट वोट लग जाएगी, फालतू हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। देख लो ऐसी भटक रही है ये। कहां ले गए थे आप इसको? नोट्स ही दिलवाने ले गए थे, कुछ और करवाने ले गए थे? क्या मिलाया इसके पानी वानी में आपने? चलो आओ इधर, आ जाओ इधर देखना। पक्का फोटोकॉपी लेने गए थे ना? चलो कहीं गर्मी देख के, चलो आ जाओ आगे। अच्छा बच्चों अब इधर देखना। अभी हम क्या बात करें कि क्या कंपनी अपने मेंबर से डिपॉजिट ले सकती है? लॉ बोला हाँ ले लेना यार, क्या है, मेंबर देना चाहते तुम ले लो, क्या दिक्कत है। लेकिन लॉ बोला अभी कुछ कंडीशंस हैं, ये सारी कंडीशन कंप्लाई करके आप अपने मेंबर से डिपॉजिट ले सकते हो।
तो कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स सेक्शन 73 का सबसेक्शन 2। लॉ बोला सबसे पहले अगर कंपनी को अपने मेंबर से डिपॉजिट लेने हैं तो रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और रेजोल्यूशन इज पास इन द जनरल मीटिंग। बताओ ये ओआर है या एसआर है? दोनों ही नहीं है। मैं बताऊंगा ये कौन सा रेजोल्यूशन है रूल्स में जाके। कहां पे जाके? रूल्स में जाके। अभी मत सोचो कि ये ओआर है या एसआर है। अभी सिर्फ इतना समझो कि क्या पास करना है? रेजोल्यूशन पास करना है जनरल मीटिंग में मेंबर से डिपॉजिट लेने के लिए। ये कौन सा रेजोल्यूशन पास होगा इसका एक इन डेप्थ एनालिसिस हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हम करेंगे, रूल्स में करेंगे। आप शायद आज ही कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, उसके बाद इन्होंने बोला अगर आपको डिपॉजिट लेने हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल प्रिस्क्राइब करेगी उनसे कंप्लाई करना। और यही रूल हमें आज की क्लास में पढ़ने हैं। तो रूल से आपको कंप्लाई करना है। बोले द कंपनी शैल कंप्लाई विद सच रूल्स एज में बी प्रिस्क्राइब बाय सीजी। अब ये मेन है। जैसे कंपनी को अपने मेंबर से डिपॉजिट लेना है, कंपनी को अपने मेंबर से तो मेंबर को निमंत्रण पत्र तो देना पड़ेगा ना, आओ भाइयों बहनों डिपॉजिट दे दो। तो लॉ बोले एक डॉक्यूमेंट बनाओ, इसे हम सर्कुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सारे मेंबर्स को सर्कुलर भेज दो, इसको 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 भेज दो। सारे मेंबर्स को सर्कुलर भेज दो और उन्हें इन्वाइट करो कि भाई और बहनों हम डिपॉजिट लेना चाहते हैं, बताओ तुम दोगे या नहीं दोगे। अब कोई देगा और कोई नहीं देगा, पर इन्वाइट तो करना पड़ेगा ना, इन्विटेशन तो भेजना पड़ेगा। आज आपकी शादी होगी, खुश हो गई ये शादी के नाम से, बोले वाओ मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। कोई बात नहीं, सोचो, आपने तो मेहंदी पहले लगा रखी है। चलो, तो तैयारी करके बैठी है, तो बोले बस लड़का ढूंढ के दे दो सर। बेटा माइनर की शादी अलाउड नहीं है हमारे देश में। अच्छा नहीं हो गया, चलो खैर लग रही थी यार मैंने, चलो चलो खैर जो भी है। तो मतलब आप शादी करना चाहते हो ना, आपने इतना कन्विक्शन से बोला आई एम नॉट अ माइनर। खैर छोड़ो जो भी है। सो मैं तो आपको बोल रहा हूं कि अगर आपको अपने मेंबर से डिपॉजिट लेना है तो उनको क्या पता चलेगा कि कंपनी आपसे डिपॉजिट लेना चाहती है। आप उनको क्या भेजोगे? इनविटेशन की भाई हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी को पैसों की जरूरत है, बताओगे क्यों जरूरत है, और बोले उसके लिए हम क्या लेना चाहते हैं? डिपॉजिट। फिर जिन मेंबर्स को डिपॉजिट देना होगा वो कंपनी को दे देंगे। तो क्या बोला? द कंपनी शैल इशू अ सर्कुलर टू द मेंबर्स इनवाइटिंग डिपॉजिट फ्रॉम देम। अच्छा, अब सर्कुलर में 4 बातें लिखना जरूरी है। द सर्कुलर शैल इंक्लूड अ स्टेटमेंट कंटेनिंग, एक तो आपको सर्कुलर में कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बतानी है। अब फाइनेंशियल पोजीशन में क्या बताया जाता है? नेट प्रॉफिट का ट्रेंड बता दिया जाता है, डेट इक्विटी रेशियो बता दिया जाता है, नेटवर्थ बता दी जाती है, ये सब। एक आपको बतानी है क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन्ड बाय द कंपनी। क्या बतानी है? अब सब सवाल ये उठता है, सर आप ये बताओ ये क्रेडिट रेटिंग क्या होती है? सुना है किसी ने कभी क्रेडिट रेटिंग? किसी को पता है क्रेडिट रेटिंग क्या होता है? सर देखो मैं बताता हूं। मेरे को ये पता है इशू कौन करता है, मतलब उससे थोड़ी ना मतलब है। देखो होता क्या है सर, हमारी कंट्री में कुछ अप्रूव्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, हमारी कंट्री में कुछ गवर्नमेंट अप्रूव्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, जैसे आइक्रा, इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, आईसीआरए, या क्राइसिल, क्रेडिट रेटिंग इन्वेस्टिगेशन सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड। क्राइसिल और आइक्रा ये सबसे फेमस है, आईसीआरए आइक्रा है और क्राइसिल। इंटरनेशनल लेवल पे बात करोगे तो एसएनपी है, काफी फेमस है, स्टैंडर्ड एंड पुअर। ठीक है, एसएनपी, एस एंड पी, स्टैंडर्ड एंड पुअर। ठीक है, तो बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। हम इंडिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की बात करते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का काम होता है किसी भी बिजनेस, किसी भी एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन को असेस करके उसको एक रेटिंग अवार्ड करना। रेटिंग ऐसे होती है या तो ए प्लस ए माइनस, बी प्लस बी माइनस, या फिर रेटिंग होती है ट्रिपल ए डबल ए, ट्रिपल बी डबल बी बी। जैसे आइक्रा से अगर आप रेटिंग कराओगे तो आइक्रा तो रेटिंग देगी ट्रिपल ए डबल ए, ट्रिपल बी डबल बी बी। और क्राइसिल से कराओगे तो वो रेटिंग देते हैं ए प्लस ए माइनस, बी प्लस बी माइनस। बेसिकली आपकी क्रेडिट रेटिंग जितनी ज्यादा हाई होती है इसका मतलब होता है कि आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन उतनी ही अच्छी है। तो बेसिकली मैं आगे जाके आपको रूल्स में पढ़ाऊंगा। अभी कंपनी को एक अप्रूव्ड
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से कंपनी की क्रेडिट रेटिंग करानी होती है, और ये क्रेडिट रेटिंग हर साल होती है, और जो भी आप क्रेडिट रेटिंग कराओगे वो आपको इस सर्कुलर में बतानी पड़ेगी। अब मान लो किसी कंपनी को क्रेडिट रेटिंग ट्रिपल बी मिली, तब सर्कुलर में बता दो कि भाई हमारी क्रेडिट रेटिंग ट्रिपल बी है। तो ये गारंटी है कि अगर कंपनी की क्रेडिट रेटिंग ट्रिपल बी है तो जल्दी से कोई भी मेंबर कंपनी को लोन नहीं देगा, क्योंकि ट्रिपल बी की क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी रेटिंग नहीं मानी जाती है। सबसे बेस्ट रेटिंग ट्रिपल ए है, डबल ए भी ठीक है, डबल ए के नीचे सारी 100 हो जाती हैं, फिर ऐसी कंपनीज के लिए नॉर्मली लोन्स एंड एडवांसेस ऑब्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो क्रेडिट रेटिंग इज एन क्या ये क्रेडिट रेटिंग इज अ क्राइटेरिया टू मेजर द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी। द हायर द क्रेडिट रेटिंग ऑफ एन एंटिटी, इट इंप्लाइज द बेटर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी, and this credit rating is given by approved credit rating agencies like ICRA and CRISIL। बताइए आया नहीं आया समझ में? आया समझ में? चलिए तो लिखिए इसको, थोड़ा सा मैं लिखाता हूं। कहां लिखेंगे? यहीं पे लिख लीजिए, काफी जगह है, मेरे हिसाब से तो यहां आराम से मैनेज हो जाएगा। लिखिए क्रेडिट रेटिंग इज द मेजरमेंट ऑफ credit rating is the measurement of financial position of business. Credit rating is the measurement of financial position of business. Credit rating is the measurement of financial position of business. Full stop लगा के लिखना। Higher credit rating implies better financial position of the company. Higher credit rating implies better financial position of the company. Higher credit rating implies better financial position of the company. Higher credit rating implies better financial position of the company. फुल स्टॉप लगा के लिखना। वेरियस अप्रूव्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, वेरियस अप्रूव्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, वेरियस अप्रूव्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज measure the credit rating of an entity, 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 measure the credit rating of an entity like ICRA, ICRA, ICRA कैपिटल आएगा, ICRA, कॉमा क्राइसिल, CRISIL, क्राइसिल में भी सब कैपिटल आएगा, ये सब शॉर्ट फॉर्म्स हैं। क्लियर है क्या? एटसेट्रा। और भी है, दो बहुत है, मेन यही है। इंडिया की सबसे बड़ी दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, एक आइक्रा है और दूसरी क्राइसिल है। तो लॉ बोला क्रेडिट स्कोर अलग होता है, क्रेडिट स्कोर अलग होता है। क्रेडिट स्कोर जो होता है बेटा, वो आपकी, जैसे आपने कोई लोन एडवांसेस ले रखे हैं, तो आप उन लोन एडवांसेस का रेगुलर रीपेमेंट कर रहे हैं या उनका डिफॉल्ट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आपको क्रेडिट स्कोर मिलता है। ठीक है, जैसे आज मेरा क्रेडिट स्कोर मान लो 800 है, नॉर्मली 700 प्लस स्कोर अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो आज मेरा स्कोर 800 है या 900 है, इसका मतलब है कि मैंने अगर कोई क्रेडिट कार्ड इशू करा रखा है या किसी भी बैंक या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रखा है, तो मैं उसका रेगुलर रीपेमेंट करता हूं और डिफॉल्ट नहीं करता हूं। नॉर्मली जैसे आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके नाम पे कभी कोई लोन नहीं होगा, तो उनकी जो क्रेडिट की जो रेटिंग होगी दैट विल बी -1। -1 का मतलब है कि आपने कभी लोन ही नहीं लिया। ठीक है, और जिन्होंने लिया होता है उनके रीपेमेंट का जो शेड्यूल है, जो उनकी रीपेमेंट की हैबिट्स हैं, उनके बेसिस पे उनको रेटिंग मिलती है। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने एक सेंट्रलाइज सिस्टम डेवलप करा हुआ है, ये क्रेडिट स्कोर भी क्राइसिल ही मेजर करता है मेजरली। तो जो क्रेडिट स्कोर होता है उसमें जितने भी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनमें हर कस्टमर का डेटा उसके पैन नंबर के बेसिस पे ट्रैक करा जाता है और उसकी जो रीपेमेंट रिकॉर्ड्स है वो मेंटेन करी जाती हैं। तो जिस कस्टमर की रीपेमेंट रिकॉर्ड जितनी अच्छी होती है उसको उतनी अच्छी क्रेडिट स्कोर मिलती है। तो क्रेडिट स्कोर अलग होता है, क्रेडिट रेटिंग अलग होती है। ठीक है, आगे आओ। तो बेटा इधर देखना, तो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी आपको सर्कुलर में लिखनी है,
क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन्ड बाय द कंपनी सर्कुलर में लिखनी है। कंपनी के टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स कितने हैं ये भी सर्कुलर में लिखना है। सर एक्चुअली एक बात समझो, कंपनी अभी डिपॉजिट ले रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि इससे पहले कभी किसी से डिपॉजिट नहीं लिया होंगे। तो जो डिपॉजिट पहले से लिए हुए हैं उनके लिए बता रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर कितने हैं और उनसे कितना अमाउंट लिया हुआ है। एन अमाउंट ड्यू टुवर्ड्स डिपॉजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रीवियस डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय द कंपनी। और डी पॉइंट तो ये है कि कोई अदर पर्टिकुलर भी अगर प्रिस्क्राइब्ड होंगे तो वो आपको इस सर्कुलर के अंदर लिखने पड़ेंगे। सच अदर पर्टिकुलर्स इन सच फॉर्म एंड मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब। तो पॉइंट इतना सा हो गया कि जब आप पब्लिक से क्या लेना चाहते हो, सॉरी मेंबर से डिपॉजिट लेना चाहते हो, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, इश्यू करना पड़ेगा सर्कुलर मेंबर्स को। उनसे क्या इनवाइट करने के लिए, डिपॉजिट्स। और सर्कुलर में क्या क्या बताना है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बतानी है, क्रेडिट रेटिंग बतानी है, टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर और किस डिपॉजिटर से कितना अमाउंट ड्यू है ये बताना है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, क्या करोगे लिख के? यहां तक क्लियर है क्या, बताओ? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? चलूं आगे? यस सर। अब इधर देखना। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था? नहीं, आ जाओ इधर देखना बच्चों। अब सर इधर देखना। अब जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया कि कंपनी को अपने मेंबर से अगर क्या लेने हैं, डिपॉजिट लेने हैं, तो कंपनी अपने मेंबर्स को क्या इशू करेगी, सर्कुलर। अब सर्कुलर से रिलेटेड रूल्स में क्या लिखा है वो पढ़ा रहा हूं। तो फॉर्म एंड पर्टिकुलर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट और सर्कुलर्स, रूल 4। रूल 4 किसका है ये? ऑफ कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014 का। तो सर सिंपल से एक बात याद रखिए, कंपनी जब अपने मेंबर्स को सर्कुलर इशू करेगी, उनसे क्या लेने के लिए, डिपॉजिट्स, तो सर्कुलर इशू क्या आता है, फॉर्म डीपीटी 1 में। कौन से फॉर्म में? डीपीटी 1। चैप्टर का नाम क्या है, डिपॉजिट। डिपॉजिट का शॉर्ट फॉर्म इन्होंने कर दिया डीपीटी, और फॉर्म नंबर हो गया 1। तो डीपीटी 1 फॉर्म में सर्कुलर बनता है और मेंबर्स को इशू किया जाता है और उन्हें फिर इन्वाइट किया जाता है कि आके आप हमें क्या दो, डिपॉजिट्स दो। तो देखो क्या लिखा है, एवरी कंपनी इंटेंडिंग टू इन्वाइट क्या, डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स शैल इशू अ सर्कुलर टू ऑल इट्स मेंबर्स। कैसे भेजेगी सर्कुलर? पहली चीज तो बोले रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू से, या स्पीड पोस्ट से, या इलेक्ट्रॉनिक मोड से। और सर्कुलर कौन से फॉर्म में भेजेगी? बोले फॉर्म डीपीटी 1 में। देखो समझो, लॉ बोला अगर कोई कंपनी अपने मेंबर से क्या लेना चाहती है, डिपॉजिट लेना चाहती है, तो उन्हें क्या भेजेगी, सर्कुलर। सर्कुलर कैसे भेजेगी? बोले या तो रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, एक ही बात है, सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट बोल लो, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू बोल लो। तो रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू से भेज देगी, या स्पीड पोस्ट से, या ईमेल से, यानी इलेक्ट्रॉनिक मोड से। और कौन से फॉर्म में भेजेगी? फॉर्म डीपीटी 1 में। क्लियर है क्या? अच्छा, अब लॉ बोला कंपनी चाहे तो, मैंडेटरी नहीं है ये, अब कंपनी मैंडेटरी नहीं है, कंपनी चाहे तो जो सर्कुलर है, जो क्या है, सर्कुलर है, उसे न्यूज़पेपर में भी पब्लिश कर सकती है। लॉ बोला अगर न्यूज़पेपर में पब्लिश करना है तो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में पब्लिश करना पड़ेगा और एक वर्नाकुलर लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में करना पड़ेगा। बोलिए आया? तो आगे क्या लिखा है, इन एडिशन टू द इश्यू ऑफ सच सर्कुलर टू ऑल द मेंबर्स। हाँ, 3 है। हाँ भैया, नहीं भैया, ये जितने हैं सारे आर्टिकल देने हैं आपको, मतलब मैंने एक भी आर्टिकल आपसे रिसीव नहीं किया। हाँ, चलो आ जाओ बच्चों। तो मैं क्या बोल रहा था, इसको समझना। आज बच्चों आप सर्कुलर जो न्यूज़पेपर में पब्लिश करना चाहते हो, वो सबसे पहली चीज ऑप्शनल है, ये ध्यान रखना, कोई मैंडेटरी नहीं है। ये क्या बोल रहा है, पढ़ो, इन एडिशन टू इश्यू ऑफ सर्कुलर टू मेंबर्स। चलो मेंबर्स को तो इशू ही क्या सर्कुलर, वो क्या बोल रहा है, द सर्कुलर जैसे कहीं में आ गया, मे मीन्स कंपनी चाहे तो ऐसा कर सकती है। क्या कर सकती है, द सर्कुलर में बी पब्लिश्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज
इन इंग्लिश न्यूज़पेपर, इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, इन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर हैविंग वाइड सर्कुलेशन, उस स्टेट में, इन द स्टेट इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी इज सिचुएटेड। बोलिए आया कि नहीं आया? अरे आया क्या? सी पॉइंट कट हो जाएगा, ये हमें नहीं करना। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं करना सर? ये अभी मैं पढ़ा दूंगा अलग से, तो अभी इस पर दिमाग मत लगाइए। यहां तक क्लियर है क्या? जल्दी बोलिए, कट ही कर दीजिए इसको, दिमाग ही मत लगाइए। पहले मुझे बताइए यहां तक समझ में आया? तो क्या याद रखना है? क्या याद रखना है? सर्कुलर कंपनी चाहे तो क्या कर सकती है? पब्लिश, एक इंग्लिश लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में और एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में, जो उस स्टेट का होगा जिस स्टेट में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। बोलिए आया? पूरे इंडिया के न्यूज़पेपर में कभी नहीं जाता। याद हो तो ये आपने कभी क्वेरी भी पूछी हुई है पहले मेरे से, सर जब भी हम बोल रहे हैं न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है तो हमेशा सिर्फ उस स्टेट के न्यूज़पेपर देखे जाते हैं जहां पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। बोलिए आया क्या? चलिए अब ऊपर लौट कर आते हैं, अब ऊपर लौट कर आते हैं। सबसे पहले तो रेजोल्यूशन पास होगा जनरल मीटिंग में, रेजोल्यूशन पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। एक्चुअली वो जो पॉइंट है वो बुक्स में लिखा नहीं है, वो मेरे को अलग से लिखाना है, नहीं तो मैं आपको भी साथ के साथ ही पढ़ा देता। कंपनी कंप्लाई करेगी उन रूल से जो सीजी प्रिस्क्राइब करेगी, और आपको मेंबर्स को क्या इश्यू करना है? सर्कुलर। सर्कुलर फॉर्म डीपीटी 1 में इश्यू होगा। सर्कुलर में आप मेंबर को इन्वाइट करेंगे कि आप आके हमें क्या दे दो? डिपॉजिट दे दो। और सर्कुलर आपको क्या करना है? सर्कुलर आपको क्या करना है? न्यूज़पेपर के अंदर भी पब्लिश करना है। सर्कुलर आपको क्या करना है? न्यूज़पेपर के अंदर भी पब्लिश करना है, अगर आपकी इच्छा हो तो। सर्कुलर में क्या बातें बतानी है? फाइनेंशियल पोजीशन बतानी है, क्रेडिट रेटिंग बतानी है, और टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स एंड अमाउंट ड्यू टू देम बताना है। ठीक है? फाइलिंग ऑफ सर्कुलर सिंपल सा है। लॉ बोला मेंबर्स को जब आप सर्कुलर इशू करोगे, किसको? मेंबर्स को। मेंबर्स को भेजोगे ना आप सर्कुलर, तो बोले जिस दिन आप इश्यू ऑफ सर्कुलर करोगे टू द मेंबर्स, बोले मेंबर्स को सर्कुलर इशू करने के कम से कम 30 डेज पहले, कम से कम 30 डेज। मान लो मैं बोलता हूं कि मैं मेंबर्स को सर्कुलर इशू करूंगा 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई से कम 30 डेज पहले, यानी 1 जून या उससे पहले सर्कुलर की एक कॉपी आरओसी को फाइल हो जानी चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन। लॉ बोला आप जिस भी दिन मेंबर को सर्कुलर इशू करना चाहते हो करो, लेकिन मेंबर्स को सर्कुलर इशू करने से कम 30 डेज पहले उस सर्कुलर की एक कॉपी आरओसी को फाइल हो जानी चाहिए। तो द सर्कुलर अलॉन्ग विद द स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट? जो ऊपर था कि उस स्टेटमेंट में आपने कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताई, क्रेडिट रेटिंग बताई, उस स्टेटमेंट के अंदर आपने कंपनी के टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर और अमाउंट ड्यू बताए। तो बोला द सर्कुलर अलॉन्ग विद स्टेटमेंट शैल बी फाइल्ड बाय द कंपनी विद द रजिस्ट्रार एटलीस्ट 30 डेज प्रायर टू द इश्यू ऑफ सर्कुलर टू द मेंबर्स। बताइए आया कि नहीं आया समझ में? अरे आया? अच्छा अब एक बात बताता हूं, आपको याद है हमने रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पढ़ा था, अभी पढ़ा है 2 दिन पहले हमने रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पढ़ा था। तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में क्या था कि डिबेंचर के रिडेम्पशन के लिए डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाते थे, और एक और चीज थी, डिबेंचर के रिडेम्पशन के लिए डीआईआर भी बनाते थे, डिबेंचर इन्वेस्टमेंट रिजर्व, जहां पे ये होता था कि अगले 31 मार्च तक जितने डिबेंचर्स हमारे मैच्योर हो रहे हैं उसका 15% अमाउंट हमें क्या करना पड़ता था? इन्वेस्ट करना पड़ता था इस साल की 30 अप्रैल तक, या तो डिपॉजिट्स विद शेड्यूल्ड बैंक में, या फिर हमें इन्वेस्ट करना पड़ता था ट्रस्ट सिक्योरिटीज में जो नोटिफाइड थी इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 में। याद आया क्या सर? आज जिस तरीके से डिबेंचर्स के केस में डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व या डिबेंचर इन्वेस्टमेंट रिजर्व था, वैसे ही डिपॉजिट्स के केस में अब डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व है। बोलिए आया कि नहीं आया? तो बच्चों इधर देखना, इधर देखना। अब कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट क्या है? ध्यान से सुनना। मेंटेनेंस ऑफ लिक्विड एसेट्स एंड क्रिएशन ऑफ डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। अब देखो मेरी बात सुनना, जैसे डिबेंचर्स में डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व था, डिपॉजिट्स में डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व है। समझ में आता है कि नहीं आता? अब यहां एक सिंपल रूल है, जितने भी कंपनी के डिपॉजिट्स मैच्योर हो रहे हैं, क्या मैच्योर हो रहे हैं?
बोले जितने भी कंपनी के डिपॉजिट्स मैच्योर हो रहे हैं, कब मैच्योर हो रहे हैं? बोले ड्यूरिंग द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग द मतलब अगले साल। जैसे अगर मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर मान लो 22-23 है, मान क्या लो है ही? तो मेरा फॉलोइंग यानी अगला नेक्स्ट फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया? फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर हो गया 23-24। अग्रीड? तो लॉ बोला जितने डिपॉजिट्स आपके फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर में मैच्योर हो रहे हैं उसका 20% कर लो। कितना परसेंट कर लो? 20% कर लो। 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स मैच्योरिंग द ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। समझ में आया? बोले उसका 20% कर लो। और जो भी 20% करके आए, मान लो फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर है 23-24, 23-24 में मान लो 2 करोड़ रुपए के डिपॉजिट मैच्योर हो रहे हैं, तो 2 करोड़ रुपए का कितना परसेंट करना है? 20% करना है। 2 करोड़ रुपए का 20% कितना होता है? 40 लाख रुपए। तो 40 लाख रुपए आपको डिपॉजिट करने शेड्यूल्ड बैंक के पास इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट, और ये डिपॉजिट करने करंट फाइनेंशियल ईयर की 30 अप्रैल तक, मतलब 22-23 की 30 अप्रैल तक, यानी 30 अप्रैल 2022 तक जो डिपॉजिट 23-24 में मैच्योर हो रहे हैं उसका 20% अमाउंट हमें एक सेपरेट बैंक अकाउंट में शेड्यूल्ड बैंक के पास जमा करना है। नहीं समझ में आया? अगला फाइनेंशियल ईयर है 23-24, अगले फाइनेंशियल ईयर में जितने डिपॉजिट मैच्योर हो रहे हैं उसका कितना परसेंट कर लो? 20% कर लो। वो 20% अमाउंट करंट फाइनेंशियल ईयर की 30 अप्रैल तक आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा करने। तो एवरी कंपनी विच हैज एक्सेप्टेड डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स शैल ऑन और बिफोर 30th डे ऑफ अप्रैल ऑफ ईच ईयर, ये जो 30th अप्रैल ऑफ डे ऑफ ईच ईयर है, ये जो 30th डे ऑफ अप्रैल ऑफ ईच ईयर है, ये करंट फाइनेंशियल ईयर की 30 अप्रैल की बात हो रही है। तो लॉ बोला एवरी कंपनी विच हैज एक्सेप्टेड डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स शैल ऑनर बिफोर 30th डे ऑफ अप्रैल ऑफ ईच ईयर डिपॉजिट इन अ शेड्यूल्ड बैंक इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट, a sum equal to 20% of the amount of deposits maturing the during financial year। क्लियर है क्या बेटा? बी पॉइंट यही बोल रहा है कि ये जो अमाउंट आपने बैंक में जमा किया है, इस अमाउंट को आप किसी भी दूसरे पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं करेंगे एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिपॉजिट्स या रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स। तो बोल रहा है द अमाउंट्स ऑफ डिपॉजिटेड शैल नॉट बी यूटिलाइज फॉर एनी पर्पस अदर देन फॉर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स। बोले जो अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है वो किसी भी दूसरे पर्पस में काम नहीं आएगा सिवाय डिपॉजिट्स को रीपेमेंट करने के लिए। बोलिए आया? और बोला ये अमाउंट कभी भी 20% से कम नहीं जाना चाहिए। मतलब कई बार कंपनी बदमाशी करती है, 2 करोड़ के डिपॉजिट थे, 2 करोड़ का 20% होता है 40 लाख, 40 लाख रुपए बैंक में जमा करा दिए 30 अप्रैल तक, फिर 20-25 दिन बाद उसमें से पैसा निकाले, बोले जाओ भाड़ में जाओ। तुमने यही तो बोला था 30 अप्रैल तक जमा करने, बोले हमने कर दिए, बाद में हमने निकाल लिए, जाओ भाड़ में जाओ। तो लौने का फालतू बात मत करो। बोले जो पैसा जमा हो गया वो कम नहीं होना चाहिए, 20% अमाउंट हमेशा अकाउंट के अंदर जमा रहना चाहिए। तो देखो क्या बोल रहा है, द अमाउंट रिमेनिंग डिपॉजिटेड शैल, किसी भी समय कम नहीं होना चाहिए, शैल नॉट एट एनी टाइम फॉल बिलो 20% अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स मैच्योरिंग ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। बोलिए आया कि नहीं आया? मतलब वो 20% जो जमा हो गए वो 20% अमाउंट कभी भी कम नहीं होगा, वो उतना मिनिमम आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा ये हो गई कहानी डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व की। किसकी कहानी हो गई? डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व की। तो फाइलिंग ऑफ सर्कुलर हो गया, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व हो गया। अब इसमें ज्यादा कुछ लिखना ही नहीं है, सिंपल इतना सा लिख लो, रेफर रूल्स। यहां पे जितना लिखा है वो सब हम ऑलरेडी रूल्स में पढ़ चुके हैं। यहां पे जितना लिखा है हम ऑलरेडी कहां पढ़ चुके हैं? रूल्स में पढ़ चुके हैं। यहां तक क्लियर है बेटा? हाँ बेटा बोलो। हाँ, तो वो अमाउंट निकाल लेना, आप क्या दिक्कत है? हाँ हाँ भाई, हमें तो एट एनी टाइम अगले साल के जो डिपॉजिट है उसका 20% मेंटेन करना है। तो अगली साल के अगर डिपॉजिट कम है तो ऑब्वियसली बात है अमाउंट भी मेंटेन जो होगा वो
सब मेंटेन होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, आओ चले आगे, आगे आ जाओ। नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेशन ऑफ नो डिफॉल्ट। ये सीए करता है, कंपनी का ऑडिटर करेगा। सर्टिफिकेशन कौन करेगा? ऑडिटर, कंपनी का ऑडिटर करेगा, सीए भी नहीं, वो वाला सीए जो कंपनी का ऑडिटर है, मतलब कंपनी का ऑडिटर करता है। ये सर्टिफिकेशन क्या करता है मैं बताता हूं। सर, कंपनी को अपने ऑडिटर से सर्टिफाई कराना है कि हमने डिपॉजिट जो पहले से लिए हुए, भाई चलो अभी जो डिपॉजिट ले रहे हैं वो तो ठीक है, पर हो सकता है ना पहले से भी कोई डिपॉजिट लिए हुए हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो कंपनी को ये सर्टिफाई करवाना है किससे? अपने सीए से, अपने ऑडिटर से, कि हमने जो डिपॉजिट्स पहले से लिए हुए हैं उनके रिपेमेंट में हमने कोई डिफॉल्ट नहीं किया। ठीक है, बोलो क्लियर है क्या? और मान लो बेटा कंपनी ने जो डिपॉजिट लिए उनके रिपेमेंट में डिफॉल्ट कर दी। डिफॉल्ट तो लॉ में रूल ये कि आप डिफॉल्ट अगर करते हो तो पहले डिफॉल्ट को मेड गुड कर दो, और जिस दिन डिफॉल्ट को मेड गुड करोगे उसके अगले 5 सालों तक फिर आप डिपॉजिट नहीं ले सकते। मतलब कहानी हो गई है कि आपने अगर डिपॉजिट लिए और उनके रिपेमेंट में क्या किया? डिफॉल्ट, तो पहले तो आप डिफॉल्ट को मेड गुड करो, और डिफॉल्ट को मेड गुड भी कर दिया तो जिस दिन डिफॉल्ट को मेड गुड किया उससे जब 5 साल एक्सपायर हो जाएंगे उसके बाद ही आप डिपॉजिट ले पाओगे, वरना नहीं ले पाओगे। समझ में आ रहा है? तो या तो आप सीए से ये सर्टिफाई करो कि हमने डिपॉजिट के पेमेंट में डिफॉल्ट ही नहीं करी है, या आप सीए से ये सर्टिफाई कराओ कि हमने डिपॉजिट के पेमेंट में डिफॉल्ट करी थी, फिर हमने डिफॉल्ट को मेड गुड कर दिया था, और डिफॉल्ट को मेड गुड किए 5 साल एक्सपायर हो चुके हैं। क्योंकि जब तक आप ये सर्टिफिकेशन नहीं कराओगे कंपनी को पब्लिक से डिपॉजिट लेने दिया नहीं जाएगा। या तो ये सर्टिफाई कराओ कि हमने डिपॉजिट के रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट करी नहीं, बात ही खत्म, नहीं करी तो बेस्ट है ये तो। या ये सर्टिफाई कराओ कि हमने डिपॉजिट के रीपेमेंट में डिफॉल्ट करा था, फिर हमने डिफॉल्ट को मेड गुड कर दिया, और जिस दिन हमने डिफॉल्ट को मेड गुड किया उससे 5 साल ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके हैं। बोलिए आया? हाँ भाई आप खड़े हो लास्ट में, हाँ बताओ क्या सर्टिफाई कराना है? जल्दी से खड़े हो जाओ, क्या सर्टिफाई कराना है? 2 सर्टिफिकेशन होंगे, पहला वाला बोलो पहले। वेरी गुड। या तो आप कंपनी के ऑडिटर से ये सर्टिफिकेशन करा लो कि हमने किया ही नहीं, क्या नहीं किया उसको पता नहीं है, तो आप या तो कंपनी से ये सर्टिफिकेशन करा लो कि हमने डिपॉजिट के रीपेमेंट के अंदर डिफॉल्ट किया ही नहीं है। या फिर दूसरा सर्टिफिकेशन क्या बोले? हमने किया था लेकिन जो भी किया था वो उसको पता नहीं है क्या किया था, वो हमने ठीक कर दिया, और उसको ठीक करे जो भी साल थे वो पूरे हो गए। और क्या किया था? किसका डिफॉल्ट? जिंदगी निकल गई बढ़ाते हुए, ऐसी थोड़ी है। आप ये सर्टिफाई कराओ, बिठाया किसने तेरे को? आपको ये सर्टिफाई कराना है कि हमने डिपॉजिट्स के रीपेमेंट में डिफॉल्ट करा था, फिर हमने डिफॉल्ट को मेड गुड कर दिया था, और जब हमने डिफॉल्ट को मेड गुड किया उससे 5 साल एक्सपायर हो चुके हैं। और ये दोनों सर्टिफिकेशन कौन करेगा? कंपनी का ऑडिटर करेगा। बोलिए आया? पढ़िए क्या लिखा हुआ है। A point, the company shall certify that it has not defaulted in repayment of any deposit or interest thereon. और B point क्या है? However, where a company has defaulted in repayment of any deposit or interest thereon, the company shall certify that it has made good the default. बोले हमने डिफॉल्ट ठीक कर दिया है, एंड कितने साल निकल गए? एंड अ पीरियड ऑफ 5 years had lapsed यानी expired since the date of making good the default. क्लियर है क्या? तो इसके नीचे लिखना, यहां पे लिखना, एरो लगा के लिख लो या जनरल में लिख लो, दिस सर्टिफिकेशन इज वेरीफाइड बाय द, दिस सर्टिफिकेशन इज वेरीफाइड बाय द, कौन वेरीफाई करेगा? दिस सर्टिफिकेशन इज वेरीफाइड बाय द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। दिस सर्टिफिकेशन इज वेरीफाइड बाय द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। दिस सर्टिफिकेशन इज वेरीफाइड बाय द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ये सर्टिफिकेशन कौन वेरीफाई करेगा बेटा? दिस सर्टिफिकेशन इज वेरीफाइड बाय द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो भी ऑडिटर होगा वो वेरीफाई करेगा। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो अब सर नेक्स्ट पॉइंट है, कंपनी क्या कर रही है? कंपनी क्या कर रही है बेटा?
हाँ जी, कंपनी क्या कर रही है बेटा, अपने मेंबर से डिपॉजिट ले रही है। तो बेटा जब आप अपने मेंबर से डिपॉजिट ले रहे हो, जब आप अपने मेंबर से क्या ले रहे हो, डिपॉजिट, तो लॉ बोला आप जो अपने मेंबर से डिपॉजिट ले रहे हो वो डिपॉजिट सिक्योर्ड डिपॉजिट भी हो सकते हैं और वो अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सिक्योर्ड ही होने चाहिए। सिक्योर्ड ले लोगे तो एसेट गिरवी करना पड़ेगा और अनसिक्योर्ड लोगे तो नहीं करना पड़ेगा। चलो अनसिक्योर्ड ले लिए तो ये जो बातें हैं सब कुछ होंगी नहीं। बट अगर आपने अपने मेंबर से सिक्योर्ड डिपॉजिट लिए तो रूल नंबर 6 कंटिन्यूएशन में रूल नंबर 7 आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। रूल 13 तो हमने खैर पढ़ ही लिया। यहां तक क्लियर है? आ जाओ। तो सबसे पहला सवाल तो ये उठा, मान लो कंपनी सिक्योर डिपॉजिट ले रही है तो असेट कौन सा गिरवी रखे। तो रूल 6 बोला कंपनी को जो असेट मर्जी गिरवी रख दे, जो भी असेट शेड्यूल 3 में आते हैं। अब शेड्यूल 3 में क्या बनती है, कंपनी की बैलेंस शीट बनती है। शेड्यूल 3 में क्या बनती है, कंपनी की। तो बोले शेड्यूल 3 में जो कंपनी की बैलेंस शीट बन रही है, शेड्यूल 3 में जो कंपनी की क्या बन रही है, बैलेंस शीट बन रही है। बोले शेड्यूल 3 के अंदर जो भी आपके एसेट्स कवर्ड है, कोई भी एसेट आप क्या कर सकते हो, एज अ सिक्योरिटी रख सकते हो, चाहे वो मूवेबल एसेट हो, चाहे इमूवेबल एसेट हो, चाहे वो एसेट सिचुएटेड इन इंडिया हो, चाहे आउटसाइड इंडिया हो। बस आप सिक्योरिटी किस पे नहीं क्रिएट कर सकते, बोले इंटेंजिबल एसेट्स पे क्रिएट नहीं कर सकते। तो लॉ बोला कंपनी चाहे तो अपने मेंबर से सिक्योर डिपॉजिट भी ले सकती है। अगर सिक्योर डिपॉजिट लेगी तो कौन से एसेट मॉर्गेज पे रखेगी, कौन से एसेट्स पे चार्ज क्रिएट करेगी, कौन से एसेट एज अ सिक्योरिटी रखवाएगी। तो लॉ बोला कंपनी कोई भी एसेट एज अ सिक्योरिटी रखवा सकती है जो शेड्यूल 3 में कवर्ड है, एक्सेप्ट इंटेंजिबल एसेट्स। तो पढ़ना, फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी एवरी कंपनी इनवाइटिंग secured deposit shall provide for security by way of charge on its asset। अपने एसेट पे चार्ज क्रिएट करेगी, कौन से एसेट पे, एज रेफर टू इन शेड्यूल 3। तो असेट्स रेफर टू इन शेड्यूल 3 पे चार्ज क्रिएट करेगी ऑफ द एक्ट एक्सक्लूडिंग द इंटेंजिबल एसेट्स ऑफ द कंपनी। और चार्ज क्यों क्रिएट करेगी, फॉर ड्यू रीपेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट देयरऑफ। क्लियर है क्या बेटा? अरे क्लियर है क्या? अच्छा, नेक्स्ट लॉ ये बोल रहा है जो भी एसेट पे चार्ज क्रिएट हुआ, मान लो कंपनी ने अपनी एक बिल्डिंग पे ही चार्ज क्रिएट किया, उस बिल्डिंग की एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर से मार्केट वैल्यू निकलवा लो। मान लो मार्केट वैल्यू है 1 करोड़ रुपए, तो बोले डिपॉजिट्स का अमाउंट उस वैल्यू से ज्यादा नहीं हो। भाई जब आपने एसेट की सिक्योरिटी पे 1 करोड़ के रखवाए हैं, लॉजिकली सोचो, जब आपने एसेट की सिक्योरिटी पे 1 करोड़ के रखवाए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जब एसेट की सिक्योरिटी पे 1 करोड़ के हैं तो आप 1 करोड़ से ज्यादा अमाउंट के डिपॉजिट पब्लिक से एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो बी पॉइंट में यही लिखा है कि अगर कंपनी सिक्योर डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है तो जो डिपॉजिट्स का अमाउंट है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट से एज डिटरमाइंड बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर। मतलब एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर से एसेट्स की वैल्यू निकलवा लो, फिर जो आप मेंबर से क्या ले रहे हो, डिपॉजिट ले रहे हो, उनका अमाउंट एसेट की वैल्यू को एक्सीड नहीं करना चाहिए। मतलब अगर एसेट की वैल्यू 1 करोड़ है तो डिपॉजिट या तो 1 करोड़ के हैं या 1 करोड़ से कम के हो, 1 करोड़ से ज्यादा के नहीं हो सकते। बोलिए आया क्या? हाँ जी भैया बताओ क्या समझे इस वाले पॉइंट में, बी पॉइंट में। किसकी वैल्यू कराएंगे? डिपॉजिट की वैल्यू कराएंगे। क्या करूं बताओ? बिल्डिंग की? बिल्डिंग कहां लिखा है? हाँ अच्छा, तो फिर क्या होगा वापस से बताना। सिक्योरिटी की वैल्यू एक्सीड नहीं करनी चाहिए। मतलब अगर डिपॉजिट 1 करोड़ के हो तो सिक्योरिटी या तो 40 लाख की हो, 50 लाख की हो, 1 करोड़ को एक्सीड नहीं करनी चाहिए। यही तो बोल रहे हो आप। मतलब या तो तू बुद्धू है या पता नहीं क्या है तू। भाई मैंने कुछ कंफ्यूज नहीं किया, तूने बोलना चालू किया था अजीब अजीब बातें। सारे इतने बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे, मैं तो कुछ भी नहीं बोला। देखो वही है ना, शेल्टर टू इनएफिशिएंट आर्टिकल याद है ना, डिसएडवांटेज में गड़बड़ी तो बोले आप ही ने किया है। कैसा है मतलब तू यार, मैं तो सोचा था बिठा दूंगा तेरे को। भैया सिंपल सा पॉइंट है,
जो भी असेट्स पे चार्ज क्रिएट हो रहा है उन असेट्स की वैल्यूएशन एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर से करा लो। मान लो उनकी वैल्यूएशन 1 करोड़ रुपए आती है, तो अमाउंट ऑफ डिपॉजिट या तो 1 करोड़ हो या 1 करोड़ से कम हो, यानी द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट देयर ऑन शुड नॉट एक्सीड द मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट्स एज डिटरमाइंड बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर। ये पॉइंट है। बोलो आया क्या? तो क्या बोल रहा है? इन केस ऑफ डिपॉजिट विच आर secured by charge on the assets referred to in schedule 3 of the act excluding intangible assets, the यहां से मेन पॉइंट स्टार्ट होता है, amount of such deposit and interest payable thereon shall not exceed the market value of such assets as assessed by a registered valuer। बोलिए आया कि नहीं आया समझ में? यहां तक आया? और बेटा अब याद है डिबेंचर्स के केस में जो हम असेट एज ए सिक्योरिटी रखवाते थे, डिबेंचर के केस में जो हम असेट एज अ सिक्योरिटी रखवाते थे वो डिबेंचर होल्डर को नहीं रखवाते थे, डिबेंचर ट्रस्टीज को रखवाते थे। और डिबेंचर ट्रस्टीज को अपॉइंट करने के लिए डिबेंचर ट्रस्ट डीड बनाते थे। सेम यहाँ है, यहां भी जो असेट एज अ सिक्योरिटी रखवाएंगे वो डिपॉजिटर्स यानी जो डिपॉजिट दे रहे हैं, डिपॉजिट होल्डर्स बोल सकते हो, तो डिपॉजिटर्स को, डिपॉजिट होल्डर्स को एसेट एज अ सिक्योरिटी नहीं रखवाएंगे, हम असेट एज अ सिक्योरिटी रखवाएंगे डिपॉजिट ट्रस्टीज को। और अगेन डिपॉजिट ट्रस्टीज को अपॉइंट करने के लिए एग्जीक्यूट की जाएगी डिपॉजिट ट्रस्ट डीड। बोलिए आया क्या? जैसे डिबेंचर्स में डिबेंचर ट्रस्ट डीड होती है, यहां पे डिपॉजिट ट्रस्ट डीड होती है। वो जैसे वहां पे डिबेंचर ट्रस्टीज होते हैं, यहां पे डिपॉजिट ट्रस्टीज होते हैं। डिपॉजिट ट्रस्टीज का काम होता है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स, डिबेंचर ट्रस्टीज का काम था टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर। डिपॉजिट ट्रस्टीज को अपॉइंट करने के लिए बनाई जाएगी डिपॉजिट ट्रस्ट डीड, जैसे डिबेंचर ट्रस्टीज को अपॉइंट करने के लिए बनाई जाती थी डिबेंचर ट्रस्ट डीड। बोलिए आया क्या? ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अब ये वाला पूरा पॉइंट है, इसमें थोड़ा सा मेरे को टाइम ज्यादा चाहिएगा। एक ये वाला पॉइंट बस रीड करा रहा हूं मैं आपको, ये जो अभी अभी मैंने समझाया, सिक्योरिटी टू बी क्रिएटेड इन फेवर ऑफ ट्रस्टी, ये वाला पॉइंट तो समझ गए हम। द सिक्योरिटी फॉर डिपॉजिट शैल बी क्रिएटेड इन फेवर ऑफ अ ट्रस्टी फॉर द डिपॉजिटर्स ऑन सिक्योरिटी, मतलब चार्ज क्रिएट किस पे करेंगे? अभी तो पढ़ा मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी किसी पे भी कर लेना, बस इंटेंजिबल एसेट पे मत करना। स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी और स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी वेयर एवर सिचुएटेड और एनी इंटरेस्ट देयर। बोलिए आया क्या? और बेटा याद रखना, लॉ बोलता है सिक्योरिटी प्लेज के फॉर्म में नहीं होगी। अब आपको पता नहीं है प्लेज होती क्या है, मैं बताऊंगा भी नहीं प्लेज होती क्या है, वो मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ाऊंगा। तो एक बार ये लाइन पढ़ के छोड़ दो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब पढ़ लोगे तब समझ में आ जाएगा। और किसी ने सेल्फ में पढ़ लिया हो तो समझ में आ भी गया होगा। द सिक्योरिटी शेल नॉट बी इन द नेचर ऑफ प्लेज। ठीक है, डन है क्या बेटा? वैसे कितने लोगों ने कवर कर लिया यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? कितना, मतलब 60-70% कितने लोगों ने कर लिया? हाँ, आपने पूरा कर लिया, खुशप्रीत ने भी पूरा कर लिया, आपने कर लिया। और आधा पड़ता कितने ने कर लिया? 50% से ऊपर कितनों ने कर लिया? वेरी गुड, मतलब बहुत फायदे में रहेंगे, मैं बता रहा हूं। आज आप ये रियलाइज नहीं कर रहे, मैं तो बार बार बोल रहा हूं। और ये मत सोचना कि सर अपना काम कम कर रहे हैं, सर को तो वापस पढ़ाना ही है इधर बीच में, जो भी अगला बैच आएगा उसको पढ़ाऊंगा ही, आपको पढ़ाना ही है। मैं आप भी आपके लिए बनूं, अभी बीकॉम है, उसके बहाने हो जाएगा। आप तुम बोलो हम तो सुबह से शाम पढ़ते रहते हैं, सर कितना पढ़े कितना मरे, वो तुम्हारी मर्जी है भैया। मरना तो वही, अभी मर लोगे तो बाद में बच जाओगे, बचा सीए में कोई पाएगा नहीं आपको। ठीक है, तो अभी भी बोल रहा हूं, अभी बीकॉम है, माहौल है, समय है, समय के साथ निकल जाओगे। और बाद में अगर एक बार लम्हा निकल गया तो फिर मस्त रहना, फिर दुमताना ना है, कुछ भी नहीं है। देख लो, चलो कर लेना, नहीं करोगे तो मैं तो पढ़ाऊंगा ही। खैर आ जाओ।